हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीपीएससी मेंटोर डेस्क। आज आपके साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज। ठीक है, तो ये जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से फंक्शन करती है फ्रॉम द मॉलिक्यूलर लेवल टू होल ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये सेवरल मेजर सिस्टम में ऑर्गेनाइज है। एंड वो सिस्टम हमारे कौन कौन से हैं? वो सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरह से जो गैसेज है, जो हम रेस्पिरेशन में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इस गैसेज का ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट किस तरह से हमारे ब्लड के थ्रू होता है, वो हम लोग स्टडी करते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। देन उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जो हमारी गैसेज का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे मेजर गैसेज हैं, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन, तो उनका किस तरह से एक्सचेंज होगा वो हम स्टडी करेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देन उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसे हम यहाँ पे थोड़े विस्तार में देखेंगे भी, बट फिर भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो भी फूड ले रहे हैं उसे किस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है बिल्कुल स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म में, सो दैट कि उसे हमारे बॉडी के सेल एब्जॉर्ब कर सके। ये जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का, यानी कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म सो दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब दैट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट फूड, वो हम स्टडी करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में एक्चुअली ये हमें पढ़ना होता है या समझना होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो किस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। आपने अपना हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, आप कोई थॉट प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं या आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सारा जो हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है या फिर जो हमारा रेगुलेशन हो रहा है वो हमारा होता है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू। देन उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपका स्केलेटल सिस्टम का। तो फिर इस सपोज हमारी बॉडी का जो एक सपोर्ट है, जो स्ट्रक्चर है एंड जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, तो वो सब की जो स्टडी है वो हम लोग करेंगे आपका स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, हमारा लास्ट काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इसमें जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, या जो भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो किस तरह से हमारी बॉडी से रिमूव होगा, उस वो जो पूरा हमारा फिजियोलॉजी पूरा प्रोसेस है वो हम लोग पढ़ेंगे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो हमारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ये इसका जो मेन हमारा प्रोसेस है वो हमारा है डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है कि आपने जो भी खाना खाया उसको हमें इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो उसको वहां से एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि अगर एज अ होल अपने फूड आप जिस तरह से अपना खाना खाते हो, वैसे अगर उसको उसी फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करना चाहे तो वो प्रोसेस वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर कह सकते हैं हमारा डाइजेशन। तो एक्चुअली में देखिए हमने क्या पे हेडिंग दिया हुआ है आपको, इंजन ऑफ लाइफ, है ना। ये हमारी बॉडी का इंजन है जो फूड को कन्वर्ट कर दे रहा है फ्यूल में, जिसको हमारी बॉडी यूज करेगी अपनी डेली की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर सपोज आप एक मान लो कि आपके पास कोई कार है, कार में आपका इंजन होता है, आप उसमें पेट्रोल डालते हो और इंजन जो है उस पेट्रोल को इस तरह से कन्वर्ट करता है या फिर यूज करता है कि जो हमारा कार है वो वहां से चल सके, है कि नहीं। बिल्कुल सेम वे में ये जो डाइजेशन है वो हमारा बिल्कुल सेम वे में काम करता है एज अ इंजन, कि हमने जो खाना खाया, जो हमारा फूड है, ठीक है, ये अल्टीमेटली फूड को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हमारी बॉडी का हर एक सेल एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उसके बाद हमारे सेल में आपका होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, एंड उसके थ्रू जो है हमें एटीपी मिलेगा और यही हमारा एनर्जी करेंसी है। इसी एटीपी को हमारी बॉडी यूज करेगी अपने डिफरेंट डेली की एक्टिविटी के लिए।
दैट मीन्स डाइजेशन जो है हमारी लाइफ का इंजन है, जो हमने जो भी खाना खाया वो उसको वहाँ से एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हाँ, हमने आपको पहले एक चीज़ बता रही हूँ कि जो हमारा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसमें जितने भी मेजर सिस्टम हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। अब सपोज यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं आपका फूड टू फ्यूल, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फूड टू फ्यूल, दैट मीन्स आपका फूड जो है वो सपोज हमने जो भी खाना खाया, अगर हमने सपोज रोटी खाया, चावल खाया, तो ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया थ्रू डाइजेशन, एंड ये जो है हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच गया। अब उसके बाद हमारे सेल में रेस्पिरेशन के थ्रू ये जो ग्लूकोज है ये आपका पहुंच कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के फॉर्म में, एंड इसी एटीपी को जो है हमारी बॉडी यूज करेगी, ठीक है, एज अ एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं, आप रोटी खाओगे, चावल खाओगे, दाल खाओगे, फल फ्रूट खाओगे, या फिर चिकन खाया, फिश खाया, या फिर आपने सपोज घी खा लिया, बटर खा लिया, चीज़ खा लिया, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो सब जो है बायोमोलिक्यूल्स के 3 मेजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो आपका स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या फिर फैट हो सकता है। अगर सपोज आपने स्टार्च यानी रोटी या चावल खाया, दैट मीन्स आपने स्टार्च लिया वहां से। आपने चिकन खा लिया, फिर एग खा लिया, या फिर दाल खा लिया, सोयाबीन खा लिया, दैट मीन्स कि आपने प्रोटीन लिया। आपने दूध पिया तो वो भी आपका प्रोटीन है। अगर आपने कोई फैटी फिश लाइक सैल्मन लिया फूड के फॉर्म में, या फिर आपने घी खाया, ऑयल खाया, पनीर खाया, सॉरी घी लिया, ऑयल लिया, या फिर चीज खाया, तो अच्छा ये पनीर जो है ये आपका प्रोटीन का सोर्स है, उसको फैट में नहीं डालना है। तो घी है, ऑयल है, या फिर चीज है, या कोई फैटी फिश है, तो ये सारा हमारा फैट का सोर्स है। तो यहाँ फिर वो हमने सपोज फैट लिया अपने फूड के फॉर्म में, तो अगर हमने स्टार्च लिया है तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म शुगर में कन्वर्ट होगा, एंड दैट शुगर इज मोनोसेकेराइड, एंड वो आपका ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, या फिर अदर शुगर्स हो सकते हैं। अगर आपने प्रोटीन लिया है तो उसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड के फॉर्म में ब्रेक होना होगा। अगर आपने फैट लिया है तो वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में उसको ब्रेक होना होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के जो सेल है वो ग्लूकोज को ले सकता है, वो अमीनो एसिड को ले सकता है, एंड वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को वहां से ले सकता है। लेकिन पूरा का पूरा स्टार्च हो जाए, या फिर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हो जाए, या फिर फैट हो जाए, हमारी बॉडी के सेल जो है उसको इस तरह से नहीं ले सकते, वहां से वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें क्यों करना है डाइजेशन, ये आपको समझ में आ गया। ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक बहुत ही खूबसूरत इंट्रिकेट नेटवर्क है जो कि काम करता है एक बहुत ही एडवांस बायो प्रोसेसिंग प्लांट के फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या, इस तरह से समझिए। जिस तरह से किसी भी बायो प्रोसेसिंग प्लांट में मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, बिल्कुल सेम वे में आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी मल्टीपल यूनिट्स हैं, है ना। यहाँ पे सपोज अगर आपने खाना खाया तो आपके मुंह में गया, आपने फूड इनटेक किया, ठीक है, इंजेक्शन किया, तो यहाँ पर जो है आपका ये पहला प्रोसेस, ये पहला स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फूड लिया, एंड हमारे मुंह के अंदर जो है हमारे फूड का हो रहा है प्री प्रोसेसिंग, यानी हमारे फूड जो हमारे दांत हैं या जो हमारा जीभ है उसकी हेल्प से जो है हमारा माउथ वहाँ पे काम कर रहा है एज अ ग्राइंडर एंड मिक्सर, ठीक है। एंड उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ, जहाँ पे इसका डाइजेशन होना है। तो जो सेकंड स्टेप है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि मेन यही हमारा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें यहाँ पे देखना है काफी ब्रीफ में, तो वो हमारा डाइजेशन है। तो डाइजेशन में भी देखिए पहले आपका होगा प्री प्रोसेसिंग। तो जो हमारा पहला पार्ट है जो पूरे डाइजेशन में, जहाँ पे आपका स्टार्ट होता है डाइजेशन, फिर तो हमारा स्टार्ट हो जाता है माउथ में, बट फिर भी जो हमारा प्री प्रोसेसिंग प्लांट है वो आपका सपोज मान लीजिए हो गया स्टोमक। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ डाइजेशन, है ना। उसके बाद जो आपका मेन डाइजेशन होता है वो आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो है ये यहाँ पे हमारा हो रहा है एडवांस बायोकेमिकल प्रोसेसिंग। अब उसके बाद देखिए हमारा जो है हो गया डाइजेशन। अब यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, यानी हमारा जो भी फूड था वो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद उसको वहां से ब्लड में या लिम्फ में मूव कर जाना है। एंड उसके बाद जो हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे ब्लड में है या फिर लिम्फ में है, उसको वहां से बॉडी के हर एक सेल में जाना है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड उसके बाद हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही अच्छा वेस्ट
मैनेजमेंट सिस्टम भी है। जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, वो हमारा इजेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह जो हमारा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बहुत ही खूबसूरत एक इंटीग्रेट नेटवर्क है, बिल्कुल एक एडवांस बायो प्रोसेसिंग प्लांट की तरह। अब देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के किस किस पार्ट से होकर जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप खाना आंख से खा रहे हो या फिर कान से खा रहे हो, खाना तो हमको मुंह से ही खाना है। और इसके बाद जो हमारा खाना है, मुंह के बाद हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में जा रहा है, यानी कहाँ कहाँ पे, वहां पे, मतलब इस पूरे, यानी हम जो खाना मुंह में मुंह से खा रहे हैं, उसके बाद जो हमारा मुंह के बाद हमारी बॉडी की किस किस पार्ट के थ्रू होकर गुजर रहा है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट पाथ ऑफ द फूड इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एंड इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो आपका होता है अप्रोक्स 8 to 9 मीटर। हमारा खाना सबसे पहले कहाँ गया? हमारे मुंह में गया। फिर हमारा खाना कहाँ जाएगा? वहां से जाएगा हमारा फेरिंग्स में। ठीक है, फिर हमारा खाना जाएगा इसोफेगस में। तो जो हमारा, हमने पहले बताया कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लंबाई जो है वो आपका अप्रॉक्स होता है 8 से 9 मीटर। तो जो हमारा मुंह से इसोफेगस का जो डिस्टेंस है ये आपका अप्रॉक्स होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारा इसोफेगस है इसको फूड पाइप बोलते हैं। इसका जो लेंथ है, ये लेंथ भी जो है आपका कितना है? 25 सेंटीमीटर ओनली। स्टमक जो है ये भी आपका वही है, अप्रॉक्स 25 से 30 सेंटीमीटर। तो जो आपका मेजर पार्ट है इस एलिमेंट्री कैनाल का, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, वो आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। यानी ये जो पूरा आपका 8 से 9 मीटर लंबा एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें 6 से 7 मीटर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड अप्रॉक्स 1.5 मीटर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका 3 पार्ट होता है। देखिए, डुओडेनम जो आपका बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है, छोटा सा ये होता है, एंड इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। फिर 2.5 होता है आपका जेजुनम, सेकंड पार्ट है, एंड जो इलियम है ये आपका 3 मीटर होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट क्या हुआ आपका? इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपका है इलियम। कई बार लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये लेंथ से है, क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट मीन्स इसका लेंथ छोटा होना चाहिए, और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है इसका लेंथ ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर है ये कम होता है, ये स्मॉल होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसका साइज काफ़ी छोटा है, स्मॉल यानी काफ़ी साइज मीन्स इसका जो लेंथ है वो काफ़ी कम है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इसका लेंथ होता है आपका अप्रॉक्स 1.5 मीटर। उसके बाद इस एलिमेंट्री कैनाल से जब हमारा फूड मूव होता है तो इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही हमारा होगा डाइजेशन। तो इसके लिए हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं। तो इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं एसोसिएटेड। ठीक है, एंड वो कौन कौन से हैं? वो आपका मेनली पेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड आपका पैनक्रियाज। ठीक है, तो यहाँ से आपके डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर ऐड होंगे, एंड वहाँ से फिर आपका इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो आपने जो भी फूड खाया, जो भी खाना खाया है, उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, एंड उसके बाद एक और चीज देख लीजिए, ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है या फिर जीआई ट्रैक्ट है, इसके पूरे स्ट्रक्चर में जो इसकी लाइनिंग होती है, ठीक है, इसमें 4 लेयर होते हैं। जो आपका सबसे बाहर वाला लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसे बोला जाता है सरोसा। ठीक है, उसके बाद जो आपका उसके अंदर का लेयर रहेगा उसे हम बोलेंगे मस्कुलैरिस। देन जो आपका थर्ड लेयर है फ्रॉम आउटसाइड, वो आपका होगा सब म्यूकोसा, एंड द इनर मोस्ट लेयर जो है वो आपका होगा म्यूकोसा। तो ये आपके 4 लेयर से आपके जीआई ट्रैक्ट के, ये आपको ध्यान रखना है। हमने खाना खाया, उसके बाद हमारा खाना जो है आपका कहाँ गया? फेरिंग्स में गया, एंड उसके बाद जो हमारा फूड पाइप है उसे हम इसोफेगस बोलते हैं, वहां से हमारा खाना जाएगा स्टोमक में। ये जो हमारा खाना जाएगा इसोफेगस या फूड पाइप से स्टोमक में,
तो यहाँ पर जो हमारा जो फूड या जो हमारे खाने का जो मूवमेंट होगा, ठीक है, उससे बोला जाता है पेरिस्टालसिस। इसमें क्या होता है कि आपका एक स्मॉल एरिया जो है पहले कांटेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे वो रिलैक्स करेगा। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये बार बार होता जाता है, और इस तरह से जो है आपका जो फूड है वो थ्रू पेरिस्टालसिस आपका मूव कर जाता है इसोफेगस या फूड पाइप से आपका स्टोमक में। देखिए इसमें काफ़ी सुंदर ये एनिमेशन दिखाया हुआ है, कैसे आपका पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड उसके बाद फिर आपका हो रहा है रिलैक्सेशन, एंड ऐसे आपका फूड जो है वो मूव कर रहा है थ्रू फूड पाइप टू स्टोमक। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो ये जो पूरा हमारा पाथ है फूड का वो आपने देख लिया, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब उसमें जो हमारे मेन मेन ऑर्गन्स हैं एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा ये जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसका डायग्राम है, एंड ये डायग्राम मैंने लिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो सबसे अच्छी बुक है, रिलायबल बुक है, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक ही होती है। तो आप हमेशा उस बुक को ही पढ़ो, वो बेस्ट बुक है किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए ये जो आपका डाइजेशन है ये आपका है फिजियो केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल काम भी होगा और केमिकल काम भी होगा। तो यहाँ पर जो भी डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम की हेल्प से आपका जो भी काम हो रहा है वो आपका आएगा केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत, एंड उसके बाद जो मैकेनिकल प्रोसेसिंग हो रही है हमारे फूड की वो आपका आएगा फिजियो यानी फिजिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के अंतर्गत। अब सपोज हमने पहले खाना खाया, हमने खाना मुंह में लिया, तो वहां पर जो है हमारे फूड का मैकेनिकल प्रोसेसिंग हुआ। आपने खाने को अपने दांत से चबाया, अपनी जीभ से घुमाया, यहाँ वहाँ उसको मूव किया, तो दैट प्रोसेस जो है इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। एंड हमारे मुंह में जो है यहाँ पे हमारे फूड का मैकेनिकल दोनों तरह का डाइजेशन होता है। तो हमने जो खाना खाया उसका यहाँ पे हमने चबाया, हमारा जीभ एंड दांत ये दोनों मिलके जो है वो हमारे फूड का मैकेनिकल प्रोसेसिंग कर रहा है। एंड उसके बाद जो हमारे जो हमारा सलाइवा है उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी जो फूड है उसका स्टार्ट हो गया है वहाँ पर डाइजेशन भी। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया केमिकल, एंड हमारा केमिकल प्रोसेस भी होगा। तो अगर हमने अपना खाना मुंह में खाना आई मीन स्टार्ट किया मुंह से, तो मुंह में जो हमारा जीभ है और हमारे दांत है तो वहाँ पे जो हमारा फूड हमारे खाने का जो आई मीन प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी हम खाने को चबा रहे हैं अपने दांत से, एंड जो उसका मूवमेंट भी हो रहा है आपकी जीभ के थ्रू। तो जीभ और दांत ये कर रहे हैं आपके फूड का मैकेनिकल प्रोसेसिंग आपके ओरल कैविटी में, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका सलाइवा है, जो लार है आपका, उसमें जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसमें जो उससे जो है आपका फूड का वहाँ पर केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा खाना मुंह के बाद जाता है आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स आपका कॉमन पैसेज होता है फूड के एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। सपोज ये आपका हो गया फेरिंग्स, ये आपका हो गया एयर ट्रैके या फिर बोल सकते हैं इसका एयर विंड पाइप, एंड ये आपका हो गया इसोफेगस या फिर फूड पाइप। तो यहाँ से खाना आपका अगर आपने खाना खाया है तो आपका खाना जो है फूड पाइप में आए, विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये एक स्ट्रक्चर होता है ढक्कन के जैसा, जैसे ही आप खाना निगलते हो स्वैलिंग करते हो तो यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस है ये यहाँ पे आके इसको ऐसे बंद कर देगा इस विंड पाइप को, सो दैट आपका खाना जो है यहाँ सीधे फूड पाइप के थ्रू फूड पाइप में चला जाएगा, और वहां से आपका खाना जो है वो मूव करेगा आपके स्टमक में। तो आपका जो खाना जो उसका प्रोसेसिंग होगा आपके माउथ या ओरल कैविटी में, वहां पे वो कन्वर्ट हो जाता है बोलस के फॉर्म में, एंड फिर बोलस के फॉर्म में वो मूव करता है आपका फेरिंग्स, ठीक है, के बाद फिर आपका इसोफेगस में, है ना, एंड वहां से आपका खाना फिर मूव कर जाएगा कहाँ, स्टमक में, ठीक है। अब आपको कुछ और बता दे रही हूँ कि आपका जो भी खाना है उसका जो मूवमेंट है वो आपका वन वे मूवमेंट है।
कहीं से भी आपका खाना जो है, सपोज आपने खाना खाया, मुंह से खाना आपका इसोफेगस में आया, फिर स्टमक में आया, तो यहाँ पे हर एक ऑर्गन के पास जहाँ पे कनेक्शन है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर क्या होता है, ये आपका सर्कुलर मसल होता है, ठीक है, जो वहाँ पे कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो पैसेज है हमारा वहाँ पे उसको कंट्रोल करता है। अगर हमारा खाना सपोज मूव कर रहा है माउथ से आपका इसोफेगस में, तो खाना यहाँ से बैक फ्लो होकर ना जाए। अगर आपका खाना मूव किया इसोफेगस से यहाँ पे स्टमक में, तो इसका यहाँ पर बैक फ्लो ना हो। तो ये जो कंट्रोल का काम है, ये कंट्रोल का काम करता है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग स्फिंक्टर। और ये आपका हर एक दो जो आपका यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्गन है उसके जंक्शन के पास होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच। तो अगर आपने खाना खाया है, खाना आपका माउथ से गया फेरिंग्स में, वहां पे आपका खाना जा रहा है इसोफेगस में, ठीक है। तो फेरिंग्स से खाना इसोफेगस में ही जाए, इसोफेगस से वो फेरिंग्स में नहीं जाए, तो वहां पे स्फिंक्टर होता है और उसको बोलते हैं अपर इसोफेगल स्फिंक्टर। फिर हमारा खाना जाएगा आपका इसोफेगस से स्टमक में, तो वहां पर जो स्फिंक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। अब उसके बाद हमारा खाना जाएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां जो स्फिंक्टर होगा उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद रहे ना रहे बट इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सेम वे में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी स्फिंक्टर के का जो जंक्शन है वहां पे स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो स्फिंक्टर है ये आपका स्ट्रक्चर होता है रिंग लाइक, ठीक है। एंड इसको कंट्रोल करना है जो आपका पैसेज है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, सो दैट जो आपका फूड का मूवमेंट है वो वन वे रहे, उसका वहां पे अपोजिट मूवमेंट या फिर हम बोलें कि उसका जो हमारा बैक फ्लो है वो नहीं हो। बट यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भैया अगर ऐसा है तो हम जब वॉमिटिंग करते हैं तो उस समय ऐसा क्या होता है कि जो हमारा खाना है वो बिल्कुल उल्टा मूव कर जाता है कि नहीं। हमारे खाने को मूव करना चाहिए कहाँ, बिल्कुल माउथ से लेकर आपका फेरिंग्स, देन एसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका एनस के थ्रू बाहर होना चाहिए। बट वॉमिटिंग में क्या होता है कि हमारा जो भी कंटेंट होता है फूड का हमारे स्टमक में वो बिल्कुल रिवर्स मूव करके आपके मुंह के बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो जो हमारे कुछ स्फिंक्टर्स हैं, लाइक जो हमारा स्फिंक्टर होगा स्टमक एंड इसोफेगस के बीच में, है ना, तो वो जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं वो उस समय टेम्पररी रिलैक्स फॉर्म में हो जाते हैं क्लोज रहने के बजाय, ठीक है। एंड जो वॉमिटिंग हम करते हैं तो जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो रिवर्स वे में काम करता है, एंड हमारा जो भी कंटेंट होता है स्टमक का वो आपका बिल्कुल उल्टा मूव करके आपके मुंह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमने स्फिंक्टर क्या होता है उसका क्या रोल है हमने आपको बताया। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फेरिंग्स का। फेरिंग्स में जो हमारा है वो हमारा कॉमन पैसेज होता है हमारे यानी एयर के लिए एंड आपके फूड के लिए, ठीक है। वहां से आपका खाना मूव करता है इसोफेगस में। एंड स्फिंक्टर बोलिए, स्फिंक्टर आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा ये फेरिंग से इसोफेगस के बीच स्फिंक्टर रहेगा, फिर इसोफेगस और स्टमक के बीच स्फिंक्टर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रहेगा अपर इसोफेगल स्फिंक्टर, यहाँ पे आपका रहेगा लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, फिर आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच रहेगा आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो स्फिंक्टर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। फिर एपिग्लोटिस का रोल क्या है हमने वो डिस्कस कर दिया आपके पास। इसोफेगस के बाद आपका खाना कहाँ मूव करेगा, वो आपका खाना मूव कर जाएगा स्टमक में। एंड उसके बाद स्टमक में जो है हमारे फूड का यहाँ पर भी फिजियोकेमिकल यानी कि मैकेनिकल चर्निंग भी होगा हमारे फूड का और केमिकल ब्रेकडाउन भी होगा।
तो जो हमारे स्टमक के वॉल में जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके थ्रू जो हमारा फूड है स्टमक में उसका वहाँ पर होगा मैकेनिकल प्रोसेसिंग, एंड उसके बाद जो हमारे स्टमक में जो एसिड यानी HCl और जो एंजाइम्स है उससे जो हमारा खाना है उसका वहाँ पर केमिकल ब्रेकडाउन होगा, एंड यहाँ पर जो हमारा खाना है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा फूड बोलस से काइम के फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं, लाइक पहला जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो है आपका लीवर। लीवर आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। इसका जो वेट होता है ये होता है अप्रॉक्स 1.2 टू 1.5 kg। इसका मेन काम होता है बाइल का सिक्रीशन करना। बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट के डाइजेशन एंड उसके एब्जॉर्प्शन में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। हमारे लीवर के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक बहुत ही थिन लेकिन बहुत ही हार्ड जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है ग्लीसन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद गॉल ब्लैडर। हमारे गॉल ब्लैडर में जो है सिर्फ और सिर्फ बाइल का स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो बाइल है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है, लीवर में, बट स्टोर कहाँ होता है, वो आपका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, फिर पैनक्रियाज, ये आपका ग्लैंड है, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आफ्टर लीवर। तो पैनक्रियाज जो है ये आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसको हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हेटेरोक्राइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड से है जहाँ से हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड, जहाँ से आपको हार्मोन्स मिलते हैं। तो ये इसका इस पार्ट को हमें यहाँ नहीं देखना है, बट ये आप जान के रखो कि हमारा पैनक्रियाज जो है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसका डुअल फंक्शन है। ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंड हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से यहाँ पे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंड ये हमारे डक्टलेस, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होता, डक्टलेस ग्लैंड होता है। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आपका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये इसकी जो लंबाई हमने पहले बताया हुआ है आपको 6 से 7 मीटर होता है, एंड इसके 3 पार्ट हैं। आपका डुओडेनम बहुत देखिए छोटा सा। अच्छा एक चीज और बताना भूल गई, आपका जो स्टमक है देखिए ये आपका जे शेप होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, इसका शेप कैसा होता है, जे शेप। ठीक है, फिर यहाँ पर आप आइए स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका 3 पार्ट होता है, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सबसे छोटा पार्ट है आपका डुओडेनम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका जेजुनम है 2.5 एंड इलियम है आपका 3.5 सेंटीमीटर। वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड यहीं से ये कनेक्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। एंड हमने पहले बता के रखा हुआ आपको कि स्मॉल स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच जो स्फिंक्टर रहेगा उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंड यहाँ पर जो आपका फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है काइम से काइल में। मुंह में आपका बोलस, स्टमक में आपका काइम, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हो जाएगा आपका काइल। बोलस, काइम एंड काइल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन आपका है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका लेंथ होता है आपका 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इसका जो मेन पार्ट है देख लीजिए सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, तो सिक्कम जो है जिसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं, एंड यहीं पे हमारा होता है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी रोल नहीं है आपकी बॉडी में। पहले के टाइम में इसका रोल रहा होगा, बट ड्यूरिंग इवोल्यूशन इसका जो हमारी बॉडी में रोल है वो शायद खत्म हो गया है। बट हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका कुछ ना कुछ इम्यूनोलॉजिकल रोल है, बट वो भी अभी डिबेट का पॉइंट है, तो इसको बहुत हम लोग कॉन्फिडेंट से ऐसा नहीं बोल सकते। देन जो हमारा ये कोलोन है, ठीक है, इसका 3 पार्ट है देखिए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड देन आपका डिसेंडिंग। ठीक है, एंड उसके बाद ये आपका होता है सिग्मोइड रीजन, फिर आपका आ गया रेक्टम। तो ये हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए। अब देखिए स्टमक, जो हमने पहले बताया कि ये जे शेप का होता है, एंड इसमें आपका 4 रीजन्स है। ठीक है, जो बिल्कुल हमारा ओसोफेगस से जुड़ा के पास होता है जो रीजन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ये कार्डियक। ये कार्डियक है आपका ये वाला पार्ट। फिर आपका फंडस हो गया, ठीक है,
फिर आपका बॉडी मेन पार्ट, एंड देन आपका हो गया पाइलोरी जो आपका खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड उसके बाद फिर आपका हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है वेलाई एंड माइक्रोवेलाई। अब अगर देखिए एक्चुअली में ये जो आपका प्रोजेक्शंस है फिंगर लाइक, इसका मेन रोल होता है आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करना, क्योंकि हम आप जो भी आपने खाना खाया उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो वहाँ पर अगर हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे सपोज इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से इसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड इस वजह से जो इसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन का, वो ये काफ़ी इफिशिएंटली कर पाता है। एंड उसमें जो हमारे इस तरफ देखिए आपको दिख रहा है, ये आपका माइक्रोविलाई हो गया, एंड यहाँ पे ये आपके इसमें ब्लड कैपिलरी दिख रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो क्रिप्स ऑफ लिवर खून स्ट्रक्चर जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आपका ट्यूबुलर ग्लैंड है जिसका काम होता है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना। पैनक्रियाज हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसका काम होता है दो तरह से ये काम करता है। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड यानी ये हार्मोन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहाँ से जो है आपका डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं, यानी यहाँ से आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू दी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका मतलब वो हिपैटो मतलब होगी आपका लीवर के लिए जो डक्ट है, एंड ये आपका आया पैनक्रियाज से, ठीक है। तो यहाँ से वो कॉमन डक्ट हो गया, ठीक है। एंड फिर ये वहां से आपका चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पोर्शन में। यहाँ पे आपका ये डक्ट है लीवर से, यहाँ से आपका बाइल प्रोड्यूस हुआ होगा, फिर यहाँ से आपका गॉल ब्लैडर, यहाँ पे आपका स्टोर होता है बाइल, ये आपका कॉमन बाइल डक्ट हो गया। यहाँ से आपका हुआ ये पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिल गया तो आपका हो गया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एंड यहाँ जो सिक्रीशन है वो आपका चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पोर्शन में। तो हमारा फूड किस किस तरह से मूव कर रहा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है, ठीक है, वो हमने देख लिया, एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको मिल गया है। उसके बाद हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट या मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं टीथ एंड टंग का। तो पहले जो हमारे टीथ की स्टडी है उसके लिए एक टर्म आता है, उसे बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। एंड उसके बाद जो ह्यूमन टीथ है उसके लिए 3 टर्म है, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। थीकोडोंट दैट मीन्स जो हमारा जो दांत है वो जो हमारे जॉ के जो सॉकेट है देखिए उसमें धंसा हुआ रहता है आपका दांत, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा दांत है वो थीकोडोंट है। उसके बाद जो हमारे दांत है पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आता है। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका 6 महीने से 2.5-3 साल तक आपका जो है वो दूध का दांत आ जाता है, तो उसे बोलते हैं मिल्क टीथ, ठीक है ना। तो आपका जो दांत आया वो स्टार्ट हो जाता है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, सब में सेम नहीं होता। तो वो 6 महीने से आपका मोटा मोटी 2.5-3 साल तक आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये दांत आपका टूटना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 6 इयर्स, है ना। एंड ये आपका रिप्लेस होगा फिर आपका परमानेंट टीथ से। और ये जो दांत है आपका एक्चुअल में जो जो आपके मैक्सिमम दांत है वो आपका 12-13 साल तक ये रिप्लेस हो जाता है। लेकिन जो हमारा विस्डम टीथ है जिसको बुद्धि का दांत बोलते हैं वो आपका 22-23 साल की उम्र में आता है, और हमारे पास 4 विस्डम टीथ होते हैं, मतलब 4 बुद्धि का दांत होता है। तो ये दांत चारों के चारों सब में आ जाए वैसा होता भी नहीं है। एंड ये जो आपका विस्डम टीथ है ये भी आपका जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि ये दांत जो है पूरा निकल नहीं पाता है, ये आपका दोनों टच नहीं हो पाएगा, तो इससे अपने खाने को आप चबा नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं है आपकी बॉडी में। तो आज के टाइम में जो है ये विस्डम टीथ भी जो है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज, एक आपका विस्डम टीथ एंड दूसरा आपका अपेंडिक्स, ठीक है,
ये दोनों जो है वो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसका आज के टाइम में एक तरह से आपकी बॉडी में कोई भी रोल नहीं है। तो हमारा थिकोडोंट हो गया, डाइफायोडोंट हो गया एंड दूसरा आपका हेटेरोडोंट। तो हमारे पास जो है जो दांत हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो जो पहला दांत है आपका वो है आपका, ठीक है, वो है आपका इंसीजर। इसके हम काटने का काम लेते हैं। दूसरा है आपका कैनाइन, ये बहुत नुकीला होता है, ठीक है, इससे आप चीर फाड़ का काम ले सकते हो। फिर प्री मोलर एंड देन आपका मोलर, इनसे आप चबाने वाला काम करते हो। तो जो भी मांसाहारी प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, या फिर वैसे लोग ज़्यादा चिकन वगैरह खाते हैं, उनका जो कैनाइन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। तो हमारा दांत हो गया 20 आपके होते हैं दूध के दांत और 32 होते हैं आपके परमानेंट टीथ। यानी पूरी लाइफ टाइम में आपके पास 52 दांत आते हैं। और जो आपका एलिफेंट टस्क होता है, वो जो सफेद वाला दांत बड़ा सा, वो एक्चुअली में जो हाथी का है वो आपका अपर इंसीजर होता है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेंटल फॉर्मूला की। इसके लिए आपको ध्यान देना है पहला सीक्वेंस। सबसे पहले आपका होगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड देन मोलर। अब देखिए आपके पास 2 जबड़ा है, नीचे वाला है आपका मैंडिबल, ऊपर वाला है आपका मैक्जिला, है ना, अपर एंड लोअर। तो ऊपर वाला हो गया मैक्जिला, नीचे हो गया मैंडिला, एंड आप दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर दो, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, अपर एंड लोअर। अब देखिए लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग, पहले लिखते हैं मिल्क टीथ का फॉर्मूला। तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर। तो ये आपका हो गया कोई भी एक हाफ, या तो अपर हाफ या चाहे लोअर हाफ बाई, अगर ये अपर हाफ है तो नीचे हम लिख दिया लोअर हाफ 2102 इंटू 2 कर लेना आप, यानी कि बिल्कुल अगर ये लेफ्ट हाफ है तो राइट हाफ में भी इतना ही होगा। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि दूध के दांत में प्री मोलर नहीं होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। प्री मोलर जो है वो दूध के दांत में नहीं रहता है। तो 2 1 3 2 5, तो 5 इंटू 4 यानी 5 5 10, फिर ऊपर 10 यानी 20। आपके 20 दांत हो गए, आपका दूध का दांत हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट 20, सॉरी, अब हम बात कर लेते हैं आपका परमानेंट टीथ का। तो वो कितना है 32। अब उसको देखिए, इंसीजर, 1 कैनाइन, ठीक है, 2 प्री मोलर एंड 3 मोलर, बिल्कुल सेम वे में अपर हाफ लोअर हाफ करके कर लीजिएगा। तो 2 1 3 2 5 3 8, 8 इंटू 4 आपका 32। तो ये आपका हो गया डेंटल फॉर्मूला। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका थोड़ा दांत का स्ट्रक्चर का, है ना। तो देखिए दांत का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है ये आपका है इनामेल। और इनामेल जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, काफी हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। इनामेल जो है वो बहुत हार्डेस्ट पार्ट है, ये बना होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस का, ठीक है। एंड ये इसमें क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट के, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। एपेटाइट ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा इनामेल में। इनामेल के बाद आपका आता है डेंटाइन। इनामेल और डेंटाइन का जो कंपोजिशन है वो आपका मोटा मोटी सेम होता है, बट हाँ डेंटाइन आपका थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू इनामेल, ठीक है। एंड यहाँ जो क्रिस्टल्स होंगे आपके हाइड्रोक्सी एपेटाइट के, वो आपके स्मॉलर क्रिस्टल्स होंगे एज कंपेयर टू इनामेल। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है डेंटाइन के बाद हमारा पल्प कैविटी, जहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स वगैरह रहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका टंग यानी कि जीभ का। तो जीभ जो है आपका वो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। एंड जो है ये आपका देखिए पीछे में जो है ये आपका जुड़ा हुआ रहता है स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। हमारे जीभ का काम क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो उसको घुमाना यहाँ से वहाँ, और हमारे जो फूड है उसको मिक्स करता है सलाइवा के साथ। जीभ के लिए टर्म यूज किया जाता है आपका लिंगुआ। अगर हमने कहा सब लिंगुअल, दैट मीन्स जीभ के नीचे, ऐसा ध्यान दीजिएगा। तो जीभ में हमारे जो टंग है उसमें हमारा बहुत सारा टेस्ट बर्ड्स होता है। आप जो भी खाना खाते हो, आपको जो भी टेस्ट आता है बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट बर्ड्स ओनली।
तो अब जीभ के किस पोर्शन से कौन सा टेस्ट आता है आप वो देखो। अगर बात कर लेते हैं मीठा स्वीट टेस्ट, तो आपकी जीभ का सबसे आगे वाला पार्ट है स्वीट, वहां से आपको मीठा फील होता है। सॉल्टी बस इसके थोड़ा सा पीछे दोनों साइड। सावर पीछे साइड में आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। जो आपका कड़वापन बिटरनेस से वो बिल्कुल पीछे आता है, कड़वापन का स्वाद। एंड उमामी जो है मतलब वो बोलिए अद्भुत स्वाद, यानी कि कुछ फ्लेसी टाइप का आपका टेस्ट रहा, या फिर वैसा टेस्ट जिससे मतलब जिसका सोच के जिसको खा के आपके मुंह में पानी आए, आपको और खाने की इच्छा हो, यानी जो स्वाद काफी अच्छा हो, उसको हम किसी एक कैटेगरी की मीठा है या सॉल्टी है वैसे नहीं डाल सकते उसमें। तो वो टेस्ट आपका होता है उमामी। तीखापन के लिए, तीखापन जो है उसके लिए कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, वो एक्चुअली ना तीखापन या कोई पंजेंट चीज होता है, तो वो एक तरह से आपका पेन का सेंसेशन होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई तीखापन के लिए टेस्ट बर्ड जो है वो जीभ में कहाँ पर होता है, तो कहीं नहीं है, वो पेन का सेंसेशन है, ठीक है। तो तीखापन के लिए आपका कोई भी टेस्ट बर्ड आपकी बॉडी में नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स की। तो ये ग्लैंड कौन कौन से हैं आपको पहले से पता है। सबसे सबसे पहला है आपका सैलिवरी ग्लैंड, फिर आपका लीवर है, उसके बाद फिर आपका स्टमक में जो आपका ये ग्लैंड्स रहेंगे, फिर पैनक्रियाज है, एंड फिर आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डिस्कस करते हैं भाई वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका सैलिवरी ग्लैंड। आपकी बॉडी में 3 पेयर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के, ठीक है। एंड वो तीनों ग्लैंड कौन कौन से हैं, 3 पेयर। देखिए 3 पेयर से वो लोग बोलते हैं 3 नहीं, 3 पेयर्स मतलब 3 इंटू 2 6 रहेगा। सबसे पहले है आप पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, यानी कि आपके गाल के पास। उसके बाद जो है आपका एक्चुअल में जो है वो आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। पहले लोग बोलते थे सब मैग्युलरी, लेकिन नहीं, चूंकि ये आपका लोअर जॉ के पास रहता है, तो ये आपका एक्चुअल में जो है वो आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। एंड फिर जो आपका जीभ के पास ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। 3 ग्लैंड हो गया। इसका काम होता है प्रोड्यूस करना सलाइवा। तो जो आपका 70% सलाइवा जो है वो आपको मिल जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। उसके बाद हर एक दिन आपके मुंह में करीब करीब 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। एंड वही क्या क्या होता है सलाइवा में, तो हमारा इसमें होता है वाटर, म्यूकस, लाइसोजाइम एंड एंजाइम। लाइसोजाइम जो है वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। ये आपका एंटी माइक्रोबियल होता है। आपके खाने के साथ अगर कोई भी कोई माइक्रोब्स चला आया आपकी बॉडी में, तो ये उसको मारने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फंक्शन लाइसोजाइम का। उसके बाद हमारी मुंह में आपका बाइकार्बोनेट आयन भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका काम होता है, अब सपोज आपने कोई भी वैसा एसिडिक फूड खा लिया, बहुत खट्टा फूड खाना खा लिया, तो ये उसको वहां पे न्यूट्रलाइज करता है। एंड जो हमारे मुंह में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको बोलते हैं टाइलिन, या फिर इसी का दूसरा नाम है आपका सैलिवरी अमाइलेज। एंड इसका काम होता है आपका स्टार्च का डाइजेशन। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। ये सांप में जो जहर की ग्रंथि होती है वो आपका होता है मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर का। हमने पहले ही बता दिया कि जो लीवर है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसका वेट होता है आपका 1.5 से 2 kg, ठीक है। एंड इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं हम हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। एंड जो इसके ऊपर हमारा कवरिंग होता है बहुत पतली सी कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, बट ये काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं ग्लेसन कैप्सूल। एंड इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। जो मेन फंक्शन है हमारे लीवर का वो है आपका बाइल सिक्रीट करना, ठीक है, जो कि स्टोर होता है जाके गॉल ब्लैडर में। एंड इसका फंक्शन जो है वो मेनली होता है बाइल का आपका फैट के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अब उसके बाद देखिए हमारे लीवर का फंक्शन, पहला हमारा फंक्शन जो इंपॉर्टेंट वन है हमने बता दिया वो है आपका बाइल का सिक्रीशन। उसके बाद हमारा जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो भी आपका उसमें लीवर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जो हमने जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में आता है उसको वहाँ पे स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसके बाद हमारा जो भी
विटामिन्स है, ठीक है, ए डी ई के, ये सब जो है वो हमारा स्टोर होता है लीवर में। उसके बाद जो हमारा यूरिया साइकिल है वो हमारा लीवर में उसका में होता है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, जो फीटस में जो आपका हिमेटोपोसिस है वो आपका होता है लीवर में। कफर सेल जो है ये आपके मैक्रोफेजेज हैं, इसका काम होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन, ये भी आपका लीवर में ही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है या फाइब्रिनोजेन है, इनका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये भी आपका लीवर में ही सेक्रेट, लीवर में ही बनता है। हिपेरिन जो है ये आपका एंटीकोगुलेंट है, ये भी आपका लीवर में ही बनता है। हिपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है। तो अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपका गैस्ट्रिक जूस यानी कि स्टोमक का। तो यहाँ पे आपका मेनली रहता है HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। तो आपका जब खाना मूव करता है आपके माउथ से आपके स्टोमक में, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है। यहाँ का जो पीएच होता है 1 से 2 के आसपास का पीएच होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है बिकॉज ऑफ दिस HCl, ठीक है। तो इस HCl से जो हमारा स्टोमक का वॉल है उसको बचाने के लिए, उसकी लाइनिंग को बचाने के लिए म्यूकस रहता है, ठीक है। एंड हमारे स्टोमक में हमारे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। यहाँ देखिए जो हमारा स्टोमक है इसमें जो हमारा ये पैराइटल सेल्स है दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको HCl मिलता है, ठीक है। फिर चीफ सेल जो कि हमारा पेप्सिन का जो इनएक्टिव फॉर्म है उस जो हमारा एंजाइम का, वो हमारा पेप्सिनोजेन है। तो हमारा पेप्सिन कहाँ से मिल रहा है? चीफ सेल से। और जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा है यहाँ से हमको मिल रहा है आपका गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है ये आपका एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, एंड जो गैस्ट्रीन है वो HCl और पेप्सिनोजेन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में ये तो खैर है, इसके अलावा जो हमारा गैस्ट्रीन है ये हमारा हार्मोन है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, जिसका रोल होता है HCl और पेप्सिनोजेन जो कि पेप्सिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है, इसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना। चलिए बात कर लेते हैं हम पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज जो हमारा है वो हमारा डुअल ग्लैंड है, ठीक है। ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे, एंड जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है यहाँ से हमको हार्मोन्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमें चूंकि यहाँ पे मतलब है डाइजेशन से, तो यहाँ पर जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, उसका जो पीएच होता है वो 7.8 होता है अप्रॉक्स, ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया एल्कालाइन। एंड जो माउथ का पीएच था ये आपका अप्रॉक्स 6.8 था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपका स्टमक में जो पीएच था वो अप्रॉक्स 1.2 था जो पीएच, देखिए कितना कम हुआ। अब यहाँ पे जब हमारा फूड मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे हमारा पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस है वो आएंगे, प्लस हमारे इंटेस्टाइन में जो इसका अपना ग्लैंड से वहाँ से भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होंगे, वो रहेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारा यहाँ से चला जाएगा कहाँ? ये जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पोर्शन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एंड स्फिंक्टर देखिए यहाँ पर जो है इसको हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो स्फिंक्टर है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए पैनक्रियाज में हमारा एक और हार्मोन रहता है, ठीक है, एक्चुअली ये जो हार्मोन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ ये आपका रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 हार्मोन रहता है, डुओडेनम में आपका एक हार्मोन रहेगा सेक्रेटिन, एक हो गया सेक्रेटिन एंड दूसरा आपका हो जाएगा कोलेसिस्टोकाइनिन। तो जो हमारा सेक्रेटिन हार्मोन है इसका काम होता है पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन, यानी कि ये रेगुलेट करेगा आपका पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट। और ये जो आपका कोलेसिस्टाइन है, नाम से ही लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपका जुड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर से, तो ये आपको स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को। आपको पता है कि जो हमारा बाइल है वो आपका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, तो ये जो हमारा हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये जाके स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को कि भाई तुम अपना बाइल सिक्रीट करो।
एंड ये जो हमारा सिक्रीटिन हार्मोन है ये जाके आपको स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को कि भैया तुम यहाँ पे अब रिलीज करो बाइकार्बोनेट, क्योंकि जो फूड अभी आने वाला है डुओडेनम में इंटेस्टाइन से उसका पीएच काफ़ी कम है और मुझे इसके पीएच को 1.2 से अब इंक्रीज करना है। देन अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पर जो हमारा ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हमने बताया पहले कि जो हमारा ट्यूबुलर ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, तो यहाँ से जो हमें जूस मिलता है उसको बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारे एंजाइम्स रहेंगे वो मेनली आपके रहेंगे पेप्टाइडेज एंड डाइसैकराइडेजेज, ठीक है। यानी कि जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स था उसमें जो हमारे बहुत लॉन्ग चेन थे पॉलीपेप्टाइड्स के, या फिर जो हमारा ये स्टार्च था, वहाँ पे वो कन्वर्ट उस जूस से ये कन्वर्ट हो गया आपका डाइसैकराइड में या फिर डाइपेप्टाइड में, एंड फर्दर उसका जो ब्रेक डाउन हो जाएगा मोनोसैकराइड में या फिर अमीनो एसिड में, वो आपका होगा थ्रू इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। एंड इसका भी जो पीएच है वो आपका होता है 7.5 से 8 के बीच में। एनी हाउ जो हमारा फूड आ रहा है हमारे स्टोमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका पीएच जो यहाँ पे 1 से 2 था उसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे आपका 7.5 से 8 के बीच में, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन। अब देखिए ये जो हमारा पूरा प्रोसेस डाइजेशन का हमने आपको इस एक डायग्राम में दिखाया हुआ है। आपको सारा बैकग्राउंड पता है कि आपका जो फूड है वो कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है और कहाँ कहाँ पे आपको कौन से एंजाइम्स मिल रहे हैं। इस एक डायग्राम में आप कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस समझ लीजिए। हमने जो भी खाना खाया है वो या तो हमारा स्टार्च है या फिर प्रोटीन है या फिर हमारा फैट है, तो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है फूड का डाइजेशन। बट यहाँ पर हमने जो स्टार्च खाया होता है उसका 30% स्टार्च ही यहाँ पे डाइजेस्ट होता है एंड वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज। तो जो माल्टोज है ये हमारा है डाइसैकराइड, तो ये हमारा है डाइसैकराइड, यानी कि अब यहाँ पे ये बना हुआ है आपका 2 मोनोमर से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का मोनोमर होता है हमारा माल्टोज, यानी स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो फूड है उसको बोलस बोलेंगे एंड यहाँ पे हमारा बाइकार्बोनेट आयन होता है। इसका रोल क्या होता है हमने बताया हुआ है कि हमने अगर कोई बहुत ही खट्टा खाना खा लिया है तो यहाँ पे ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, ओके। अब उसके बाद देखिए हमारा फूड मूव किया माउथ से फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस में। फेरिंग्स या ईसोफेगस में हमारे फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और हमारा फूड चला आया हमारे स्टोमक में, जहाँ पे ये रहेगा 4 से 5 घंटे तक, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है आपका जो गैस्ट्रिक जूस है यहाँ से आपको मेनली मिलता है HCl एंड पेप्सिनोजेन। तो जो पेप्सिनोजेन है ये हमारे पेप्सिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है HCl के थ्रू। एंड जो पेप्सिन हमारा एंजाइम जो एक्टिव फॉर्म है ये हमारे प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में, ठीक है। यहाँ का पीएच काफ़ी कम होता है 1 से 2 या फिर यहाँ पे आप 1.8 बोल सकते हो। यहाँ पे हमारा बोलस था, हमारा स्टमक में हमारा फूड हो गया टाइम। एंड जो इन्फेंट होते हैं जो कि वो सिर्फ दूध पीते हैं तो उनके बॉडी में एक एंजाइम होता है रेनिन, जिसका काम होता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, ओके। अब देखिए अब हमारा फूड मूव करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो हमारा डुओडेनम है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, पहले इस पर जो हमारा फूड मूव किया काइम जो हमारे इंटेस्टाइन में आया वहाँ पे पहला एक्शन होगा आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम का एंड उसके बाद जो हमारा खुद का यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम है उसका एक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला ये आपका माउथ हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, ये दोनों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। बट ये आपका पहला पार्ट जहाँ पे एक्शन होगा पैनक्रियाटिक जूस का एंड ये दूसरा पार्ट जहाँ पे आपका एक्शन होगा इंटेस्टाइनल जूस का। तो जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है उसमें क्या क्या एंजाइम है टिप्स, ये जो सारा एंजाइम है ये सारा आपका इनएक्टिव फॉर्म में है, ये आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद। तो हमने पहले बताया हुआ था कि हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है आपका सिक्रेशन पैनक्रियाज का प्लस लीवर का वो आपका इंटर करेगा डुओडेनम में।
तो देखिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका आया यहाँ से, तो हमारा ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, फिर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, ये सारा जो एंजाइम है ये सब प्रोटीन के लिए है, ठीक है। फिर एमाइलेजेज जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए है। लाइपेजेज एंड न्यूक्लिएजेज ये हमारा हो गया लिपिड के लिए, एंड जो न्यूक्लिक एसिड है उसके लिए हमारा हो गया न्यूक्लिएजेज। तो ट्रिप्सिनोजन जो है पहले ये आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इंटरोकाइनेज। अब उसके बाद जो हमारा ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो गया एक्टिव फॉर्म में, ये बाकी सारे जो हमारे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में थे वो सबको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हमारे पास हमारा जो प्रोटीन था कुछ हद तक हमारा डाइजेस्ट हो गया स्टमक में। अब जो हमारा बचा हुआ प्रोटीन है या फिर पेप्टोन्स है या फिर प्रोटीओजेज है, वो विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइपेप्टाइड्स में, यानी कि यहाँ पे अब 2 अमीनो एसिड होंगे। सेम वे में हमारे 30% स्टार्च था वो हमारा बच गया था माउथ में। जो हमारा बचा हुआ पार्ट है 70%, वो हमारा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एमाइलेजेज फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डाइसैकेराइड में। फैट जो है ये चूंकि फैट आपका होता है ट्राइग्लिसराइड, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइपेजेज। जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में। आप एक बार जो हमारा चैप्टर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन वहाँ पे इसको आप पढ़ लेना, वहाँ से आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में। अब यहाँ पर जो हमारा डाइजेस्ट हुआ फूड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस, अब इस पर एक्शन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स का। तो हमारे पास अब जो भी डाइपेप्टाइड्स था वो विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फ्रॉम डाइपेप्टाइडेजेज वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अमीनो एसिड में। हमारे पास अभी जो भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज हो या फिर लैक्टोज हो या फिर सुक्रोज हो, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मोनोसैकेराइड में। माल्टोज है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज है तो ग्लूकोज प्लस सुक्रोज है तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। जो आपका न्यूक्लियोटाइड से वो विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेजेज, ठीक है। अल्टीमेटली इसको ब्रेक डाउन हो जाना है शुगर एंड बेस में। न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना हुआ होता है शुगर, नाइट्रोजनस बेसेज एंड फॉस्फेट, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, आप इसको जाके वहां से देख लेना। अब देखिए जो आपका फैट था या फिर लिपिड था वहां पे वो कन्वर्ट हो चुका था डाई एंड मोनोग्लिसराइड के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये अल्टीमेटली टूट जाएगा आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ मिनरल्स का एंड ड्रग्स का, ठीक है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका जो भी डाइजेशन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ डुओडेनम में हुआ। इलियम एंड जेजुनम में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक। एंड एक चीज आई थिंक, हाँ हमने बात की थी बाइल की, तो बाइल भी आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो हमारा बाइल है, बाइल का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे फैट के डाइजेशन में। ये जो हमारा फैट है, हमारे फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द बाइल, ठीक है। बाइल सॉल्ट जो क्या होता है, जो हमारे फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं इसको बहुत स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में वो ब्रेक कर देता है। इनका साइज काफ़ी छोटा होता है सो दैट इनका डाइजेशन है वो काफ़ी इजी वे में हो पाता है, ठीक है। तो जो बाइल है वो हमारा हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में, कैसे? थ्रू इमल्सिफिकेशन। क्लियर है। इसके बाद ये जो है जब इसका हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन होगा तो वहाँ पर ये माइसेल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको, एंड वहाँ से फिर इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बाइल है उसमें क्या क्या होता है, तो हमारा बाइल पिगमेंट होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जो हमारा फीसेज है उसका कलर जो होता है फेसेज का वो आपका बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट ओनली। जो जॉन्डिस जिनको होता है उनमें इस जो हमारा लीवर है वो डैमेज होता है, एंड ये बाइल पिगमेंट का जो
कंपोजिशन है आपके वेस्ट प्रोडक्ट में वो भी आपका काफ़ी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा लाइपेज है एंजाइम फॉर फैट डाइजेशन, ये उसको भी एक्टिवेट करता है। तो अब तक हमने जो देखा आपका डाइजेशन पूरा वो किस किस पार्ट में किसका हो रहा है वो उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू है। जैसे हमने बताया कि अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ये आपका स्टार्ट हो गया है माउथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हुआ 30%, जो आपका रेस्ट है 70% वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अल्टीमेटली जो उसका कन्वर्जन होगा सिंपलेस्ट शुगर में, वो आपका हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। लिपिड की बात करते हैं तो ये आपका सीधे स्टार्ट कहाँ होगा, पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से डुओडेनम में, यहाँ पे बाइल साल्ट का एंड लाइपेज का मेन रोल होता है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको यहाँ से मिलेगा फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। प्रोटीन आपका स्टार्ट होता है स्टमक में, फिर रेस्ट आपका होगा पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से, अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अमीनो एसिड में। अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया डाइजेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है हमारे फूड का, वो आपका हो सकता है आफ्टर डाइजेशन। हमें बात करनी है हमारे डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन की। तो हमने जो भी खाना खाया था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था या फिर फैट था, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइक ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, या फिर आपका इधर ये अमीनो एसिड हो, या फिर फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स हो, ये आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट है आपके ह्यूमन गट में, है ना, यानी गट के ल्यूमेन में। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन है ये इस 4 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है, थ्रू डिफ्यूजन या फिर थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो एक्चुअली में अब यहाँ पर क्या होना है कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड है इसको गट, जो आपका गट ल्यूमेन है वहां से इसको आपको जाना है ब्लड की तरफ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका बैरियर है वो है आपका एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपका हो गया एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, इधर आपका हो गया गट ल्यूमेन जहाँ पे आपका डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। एंड ये आपका बैरियर है एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, एंड इधर आपको जो आपका फूड है उसको जाना है ब्लड की तरफ। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया ये 4 प्रोसेस है। तो अगर सपोज आपका यहाँ इधर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है, मानिए आपका स्मॉल ये फैटी एसिड है, तो इसको यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे आपका फैटी एसिड है, तो इसका साइज काफ़ी छोटा है, इसका इधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ इसका ब्लड में कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैटी एसिड में। दूसरा हमने बात किया आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें भी क्या होगा, बिल्कुल सेम चीज़ होगा, बट यहाँ पर ये इसका साइज थोड़ा चूंकि बड़ा होगा, तो यहाँ पर इसको कोई ना कोई एक कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये आपका कोई ट्रांसपोर्टर हो गया, एंड यहाँ पे अगर आपका ऐसे मूव करेगा, सपोज यहाँ पे फ्रुक्टोज की बात करें, ये फ्रुक्टोज है मान लीजिए आपका, एंड ये जाएगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हमारा हो जाएगा आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि यहाँ पे आपका कैरियर ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं वाटर का, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल वे में होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, जो आपका वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। एंड नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे पहली बात आपको ट्रांसपोर्टर चाहिए होगा इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, एंड यहाँ पर इसका जो मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड ये आपका होता है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एंड या फिर सोडियम आयन के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो भी खाना खाया था वो डाइजेस्ट हो गया, तो आपका मेनली था क्या, ग्लूकोज था या फ्रुक्टोज था या फिर फैटी एसिड था या फिर अमीनो एसिड था। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड है उसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके गट के ल्यूमेन से ब्लड की तरफ, वो आपका हो रहा है कैसे, वो आपका हो रहा है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर का हो रहा है थ्रू आपका ऑस्मोसिस, एंड आपका फैटी एसिड सिंपल डिफ्यूजन, एंड जो आपका फ्रुक्टोज है उसका हो रहा है ट्रांसपोर्ट थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमने पहले कहा था कि ये जो आपका फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है
उसमें जो है ये बाइल का काफ़ी बड़ा रोल होता है। जब हमने बात की थी आपका फैट का डाइजेशन का, तो वहाँ पे जो हमारा बाइल सॉल्ट था उसने फैट का इमल्सिफिकेशन किया था, उसको चेंज कर दिया था काफ़ी स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, जिससे काफ़ी ईजी हो गया था उसका डाइजेशन। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं फैट के एब्जॉर्प्शन की, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर बनता है माइसेल। तो आपके पास अभी यहाँ पर जो भी फैटी मोनोग्लिसराइड है या फिर ग्लिसरॉल है, उसको जो है ये बाइल सॉल्ट जो स्ट्रक्चर बनाता है वो आपका कहलाता है माइसेल, ठीक है। एंड ये आपका होता है वाटर सोल्यूबल फॉर्म, जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इनर कोर की तरफ रहता है, और जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो रहेगा बाहर की तरफ। तो आपको उतना नहीं जानना, क्योंकि ये जान जाइए कि जो आपका फैट का एब्जॉर्प्शन है उसमें बाइल सॉल्ट का रोल होता है, सॉरी बाइल सॉल्ट का रोल होता है, और वो आपका यहाँ बनाता है माइसेल। तो यहाँ पे जो है हमारा बाइल सॉल्ट उसका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ जो हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ वो हमारा चला गया कहाँ तक, थ्रू आपका इंटेस्टाइनल सेल। एंड उसके बाद जो हमारा नया स्ट्रक्चर एक और बनता है जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। इसमें क्या होता है, जो आपका फैट ग्लोब्यूल है उसमें एक प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। तो जो आपका इंटेस्टाइनल सेल से जो आपका रेस्ट ऑफ जो रेस्ट पार्ट है आपकी बॉडी का, ठीक है, वहाँ जो इसका मूवमेंट होता है वो आपका होता है काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू, ठीक है। एंड जो काइलोमाइक्रॉन से जो हमने आपको दिखाया था ये माइक्रोवेलाई में जो डाइफिटल्स होते हैं वो वहाँ पे एंटर कर जाता है, और फिर वहाँ से ही आपका चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में। क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है हमने पहले बताया आपको वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम एंड जेजुनम में, जहाँ पे आपका माइक्रोवेलाई एंड विलाई होता है, ठीक है। वहाँ पे आपके होते हैं फिंगर एक्रोजेक्शन, ठीक है। एंड उसको एंड वहीं पे आपको मिल जाता है ये लैसिटल्स भी, करेक्टली लैक्टियल्स बोलते हैं उसको। तो काइलोमाइक्रॉन्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका होता है लैक्टियल्स के थ्रू, ठीक है, वो आपका रहता है माइक्रोविलाई में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का। तो ये तुमने पहले बताया हुआ है, जो आपका रहता है ब्लड कैपिलरीज आपके माइक्रोविलाई में, वहाँ से इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन साइट्स हैं माउथ में। हमारे सर्टेन ड्रग्स वैसे जो भी मेडिकेशन जो कि हमें जीभ के नीचे दिया जाता है वो हमारे माउथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टमक में हमारा होता है वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। जो हमारा मेन साइट है एब्जॉर्प्शन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे हमारा विलाई और माइक्रोविलाई के थ्रू होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा मेनली होता है वाटर, मिनरल एंड सम विटामिन्स। एंड जो हमारा एसिमिलेशन है, हमने पहले बताया था कि आपका जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है ब्लड या लिम्फ में सेट, एंड वहाँ से जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू की तरफ, ठीक है, वो आपका होता है एसिमिलेशन। एंड उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसका जब ये फीसेज के फॉर्म में एक्सपल्सन हो जाएगा या फिर वो हमारी बॉडी के बाहर चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। यानी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो जब हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इजेशन। अब देखिए बहुत सारे गट माइक्रोबिया भी होते हैं हमारे गट में, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, एंड काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे लिए। तो हमारा जो ये ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जो हमारा फीसेज का जो हाफ ड्राई वेट होता है वो बैक्टीरिया से ही भरा हुआ रहता है, एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड कुछ वैसे सब्सटेंस जो हमने खा लिया और जो हम नहीं पचा पाएंगे, वो जो हमारे ये बैक्टीरिया हैं वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड उसके अलावा जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनके नंबर को भी ये कम करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा ये कुछ विटामिन लाइक विटामिन बी एंड विटामिन के भी प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर का। ऑल्दो अगर आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बट अगर आपने अच्छा फूड ही नहीं लिया तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी प्रॉपर वे में। तो जो हमारे जो काफ़ी प्रिवेलेंट है वर्ल्ड वाइड, जो ये माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है, ये आपका 2 तरह का है, ठीक है, जिसको मेनली हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो पहला है ये आपका है मेरास्मस एंड दूसरा है आपका क्वासरकोड। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है कि मेरास्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशेंसी होती है, एंड क्वासरकोड में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डिफिशेंसी होता है, ठीक है। यानी कि क्वासरकोड के केस में क्या होता है कि आपको कैलोरी तो मिलती है एडिक्वेट अमाउंट में, लेकिन प्रोटीन की डिफिशेंसी रहती है। अब देख सकते हो इसको डायग्राम के थ्रू कि क्वासरकोड वाले केस में जो कि प्रोटीन इसकी डिफिशेंसी है, बट जो कैलोरी मिला तो इसकी बॉडी में देखिए, यहाँ बॉडी में यहाँ पे इसका स्वेलिंग हो गया है एब्डोमेन में। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है,
ठीक है, मेरास्मस एंड क्वाशरकोर में। उसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स है वो देख लीजिए, काफ़ी दुबला पतला रहता है फेस में बच्चा, ठीक है, ल्यूम्स वगैरह काफ़ी थिन रहते हैं, स्किन रिंकल्ड रहते हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है सही से, एंड ग्रोथ भी नहीं होता है प्रॉपर वे में। सेम वे में हम बात करते हैं क्वाशरकोर की, तो यहाँ पर वही उनके मसल्स जो हैं काफ़ी एकदम पतले रहेंगे। देखिए यहाँ पे एडेमा है, स्वेलिंग है, उसके बाद बॉडी में कहीं कहीं फैट रिटेंशन रहता है, एंड यहाँ पर भी आपको मिलेगा इनका मेंटल इम्पेयरमेंट, ठीक है। एंड ये जो हमारी बिहार का केस स्टडी है उसमें देख लीजिए, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, यहाँ पे जो एमिन स्टंटिंग, जो हाइट नहीं इंक्रीज होती है सही से, वो है 42.9%। जो आपका वेफ्टिंग है यानी एक्सट्रीम थिननेस है वो है आपका 22.9%, एंड जो अंडर वेट है वो आपका अप्रॉक्स है 41%। ये जो हमारा माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इसमें जो एक हमारा का, क्योंकि ये जो हमारा ये जो तरीका है इसको एड्रेस करने का या फिर जो भी इनिशिएटिव है, ये आपका कोई एक स्टेप में तो है नहीं, ये आपका मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच है। तो इसमें जो हमारा जो मेन कंट्रीब्यूशन या फिर जो मेन इनिशिएटिव है हमारी सरकार का, उसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका मिशन पोषण 2। इसमें पहला काम क्या करते हैं कि वो जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है ना, यानी चिल्ड्रेन जो बच्चे एंड उनकी माँ दोनों को, सो दैट कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर रॉ मटेरियल इंटर करे, है ना, सही बैलेंस डाइट तो जाए वहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्टिफाइड राइस, यानी कि जो राइस है उसमें बहुत सारे एडेड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद जो मिलेट्स है, क्योंकि इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, तो वो भी वो प्रोवाइड करवाते हैं। एंड जो आपका लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड उनकी एडवोकेसी, उनको बताना भैया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है कि नहीं, उनका बिहेवियर वगैरह फीडिंग के प्रति किस तरह का उनका रूटीन है, कैसा उनका चॉइस है, तो वो सब जो उनका कम्युनिटी इंगेजमेंट है वो उसके थ्रू एड्रेस किया जाता है। अब देखिए कुछ हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर की, ठीक है। तो एक हमारा डिसऑर्डर है जिसमें होता है जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका इन्फ्लामेशन हो जाए। तो ये इन्फ्लामेशन है ये आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, इवन बहुत सारे जो हमारे वर्म्स या पैरासाइट से लाइक टेपवर्म है या राउंड वर्म है उसके थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जॉन्डिस, जो हमने पहले ही बताया था। इसमें हमारा लीवर अफेक्ट होता है, जो हमारा बाइल पिगमेंट है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है, उसकी वजह से जो आपकी स्किन है कि उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। फिर वॉमिटिंग, ठीक है, ये हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें जो हमारा कंटेंट होता है फूड का वो स्टमक से बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में मुंह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एंड इसका जो मेन सेंटर है हमारे ब्रेन का वो आपका है, जो कंट्रोल करता है वॉमिटिंग को, वो आपका मेडुला, ठीक है। डायरिया में क्या होता है कि जो आपका बवल मूवमेंट है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट हो जाता है, जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जो आपका फिकल डिस्चार्ज है वो बहुत लिक्विड टाइप का होगा, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। दूसरा आपका कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे जो आपका फिकल मटेरियल है वो आपका बॉडी में रिटेन हो जाएगा, ठीक है, आपका रेक्टम में। एंड ये भी होता है आपका बिकॉज ऑफ द इरेगुलर बबल मूवमेंट। इसका बेस्ट जो तरीका होता है कि अपने खाने में आप फाइबर्स को जितना ज़्यादा हो सकता है इंक्लूड करो। एंड दूसरा है इंडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होंगे सही से, तो इस वजह से हो जाता है आपका इंडाइजेशन, या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाए, या फिर ओवर ईटिंग हो जाए, या फिर दूसरे रीजन्स भी हो सकते हैं। तो अब ये कुछ हमारे एडिशनल नोट्स हैं, ये जो हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है, या फिर से देख लेते हैं। देखिए आपका जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा पाथ ऑफ द फूड है, माउथ, देन फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो हमारे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ है तो एमाइलेज एंड डाइसेक्राइड, ठीक है। प्रोटीन के लिए पेप्सिन, ये आपका जाएगा स्टोमक में। बाकी जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस एंड पेप्टाइडेजेस, ये आपका जाएगा कहाँ से, पैनक्रियाज से। फैट के लिए आपका लाइपेजेस एंड बाइल एसिड का काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन का, तो ये आपका मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वेलाई एंड माइक्रोवेलाई के थ्रू, क्योंकि ये जो
हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, लिवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, बट इसका मेन रोल होता है हमारे बॉडी में डाइजेशन, वही फैट का, एंड मेटाबॉलिज्म में। बाइल का रोल हम बात करें तो बाइल का जो रोल होता है वो फैट के डाइजेशन में भी एंड एब्जॉर्प्शन में भी। अगर हम लोग बात करते हैं डाइजेशन के लिए तो पहले वो फैट का करते हैं एमल्सिफिकेशन, एंड जब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन का तो वहाँ पे वो बनाता है माइसेल। ठीक है, माइसेल के फॉर्म में, काइलोमैक्रॉन्स के फॉर्म में। क्लियर है। और उसके बाद जो हमारा एसिडिक फूड आता है हमारे डोरडेनम में स्टोमक से, वो उसके एसिड को भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करता है, एंड उसके अलावा ये लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है फॉर फैट डाइजेशन। जो इंटेस्टाइनल जूस हमारा होता है उसे बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, एंड इसका फंक्शन होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम का जो एक्शन हुआ हमारे प्रोटीन में या फिर फैट में या फिर लिपिड में, उसके बाद जो हमारे पास बचा डाइसेक्राइड है या फिर डाइपेप्टाइड है या फिर आपका डाइग्लिसराइड है, उसको फर्दर उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, फिर HCl जो है इसका मेन रोल होता है कि जो हमारा पेप्सिन है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजेन, उसको वो एक्टिवेट करता है। ठीक है, जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका माइनर रोल भी है इम्यूनिटी में, बट ये अभी काफ़ी क्लियर नहीं है, ये काफ़ी डिबेट का टॉपिक है। तो हम इसको एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन मान सकते हैं। यहाँ देखिए हमने दिखाया है किस तरह से हमारे फैट का या फिर लिपिड का इमल्सिफिकेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा जो इतना बड़ा फैट ग्लोब्यूल था, बाइल सॉल्ट आया, ठीक है, इसने इस यहाँ पे जिसका सरफेस टेंशन है उसको इसने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर ऑन करके, एंड जो हमारा फैट ग्लोब्यूल्स था वो यहाँ पे स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से जो हमारा फैट का डाइजेशन है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक तरह से जो आपका ये चैप्टर है डाइजेशन, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा एस्पेक्ट क्लियर कर दिया। बट एनीवे अगर किसी को कहीं कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी रहे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।